हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल पे। तो आई होप आपने पीजीटी टीजीटी की तैयारी कंटिन्यू रखी होगी और उसको कंटिन्यू रखिए। एग्ज़ाम डेट अपने टाइम पर आ जाएगी, पर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए और जो भी सिलेबस होता है ना, उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है। फर्स्ट टाइम हम जब सारा सिलेबस पढ़ते हैं तो हमको फर्स्ट टाइम में उतना अच्छा क्लियर नहीं होता। देन हम रिवाइज करते हैं, देन हम प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं, तो हमको वो जो सब्जेक्ट्स का सिलेबस होता है ना, वो क्लियर होने लग जाता है। तो वही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो इतना टाइम जो मिल रहा है उसमें सब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए। तो 70 क्वेश्चंस आपको एक ऑलरेडी चैनल में अपलोड हो गया है, वो चेकआउट कर लीजिएगा आप वीडियो। आते हैं आप 71 क्वेश्चन पे। कोलरिज डिस्क्राइब्ड ऑर्डिनरी लैंग्वेज एज लिंगुआ कॉम्यूनस, लिंगुआ फ्रांस, लिंगुआ टेक्स्ट या प्लेन लैंग्वेज। तो 71 ये क्वेश्चंस, केवल क्वेश्चंस रीड करेंगे और आंसर्स उसके आपको देंगे। ठीक है, ज़्यादा हम उसको एलेबरेट नहीं करेंगे। ठीक है, 71 का जो ऑप्शन होगा वो होगा लिंगुआ कम्युनस। क्या होगा? लिंगुआ कम्युनस। तो कॉलरिज ने डिस्क्राइब किया ऑर्डिनरी लैंग्वेज को एज अ लिंगुआ कम्युनस। ये किसी दूसरी लैंग्वेज में नाम कहा जाता है ऑर्डिनरी लैंग्वेज को। ठीक है, चलिए। 72 कॉलरिज कमेंट्स ऑन वर्ड्सवर्थ व्यू ऑन पोएट्री इन बायोग्राफी लिटरेरिया इंक्लूडेड। कॉलरिज ने कमेंट्स किया है ऑन वर्ड्सवर्थ के व्यू को पोएट्री पर बायोग्राफी लिटरेरिया में, और इंक्लूड किया है इसको किस चैप्टर में? इन चैप्टर 13, चैप्टर 17, 20, इन चैप्टर 13 एंड 20, इन चैप्टर 20 एंड 24। तो 72 का जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाता है, 72 का बी ऑप्शन। यानी कि 70 टू 20 चैप्टर में जो है हमारा डिस्क्राइब किया है कॉलरिज ने बायोग्राफी लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ के व्यू, जो पोएट्री पर वर्ड्सवर्थ के व्यू हैं, उसको कॉलरिज ने डिस्क्राइब किया है चैप्टर 70 से 20 में। ठीक है, नेक्स्ट है 73। इन हिज बुक बायोग्राफी लिटरेरिया, कॉलरिज टॉक्स Coleridge talks about the function of a critic. According to him, the function of a critic is evaluate, appreciate, interpret या B और C ऑप्शन। तो 73 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी ऑप्शन। यानी इवेल्युएट भी किया है और अप्रिशिएट भी किया है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बायोग्राफी, उनकी जो बुक है कॉलरिज की बायोग्राफी लिटरेरिया, उसमें कॉलरिज बात करते हैं द फंक्शन ऑफ क्रिटिक, क्रिटिक के फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग फंक्शन ऑफ क्रिटिक क्या है? उनके अकॉर्डिंग जो फंक्शन ऑफ क्रिटिक है वो इवेल्युएट या अप्रिशिएट करना। क्या है? इवेल्युएट करना या अप्रिशिएट करना। इवेल्युएट करना है या अप्रिशिएट करना है। इवेल्युएट करना है या अप्रिशिएट करना है बायोग्राफी लिटरेरिया, फंक्शन ऑफ क्रिटिक, कोलरिज जो बात करते हैं उसका मतलब। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट 74 कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑफ टू काइंड, एक्सटर्नल एंड। 74 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा इंटरनल। तो दो टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। नेक्स्ट 75 डिनोटेशन मीन्स क्या होता है? डिनोटेशन मीन्स होता है द लिटरेरी, ऑप्शन देखते हैं, द लिटरेरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, आयरोनिकल मीनिंग या सेकेंडरी मीनिंग। तो 75 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा ए, द लिटरेरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। डिनोटेशन मीन्स होता है द लिटरेरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। डिनोटेशन मीन्स होता है द लिटरेरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, 75। नेक्स्ट आते हैं 76। अ फीलिंग और आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय अ पर्टिकुलर वर्ड although it need not be a part of the word's meaning or something suggested by an object or situation। अ फीलिंग और आइडिया, एक फीलिंग और एक आइडिया है दैट इज सजेस्टेड बाय अ पर्टिकुलर वर्ड, जो कि सजेस्टेड किया गया किसके द्वारा? एक पर्टिकुलर वर्ड के द्वारा। ऑल्दो इट नीड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द वर्ड्स मीनिंग
और समथिंग सजेस्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। तो 76 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा ए, कोनोटेशन। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? कोनोटेशन। क्या बोलते हैं? कोनोटेशन। मतलब एक ऐसी फीलिंग और आइडिया जो पर्टिकुलर वर्ल्ड के थ्रू सजेस्ट की जाती है। इट नीड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मीनिंग, जबकि उसको वर्ल्ड मीनिंग मतलब वर्ल्ड का जो मीनिंग है वो पार्ट जरूरत नहीं है। और समथिंग सजेस्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन, या वो कुछ और ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को भी सजेस्ट करती है, उसको बोलते हैं ऐसी सिचुएशन को कोनोटेशन। 77, अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट स्पेशली इन अ प्ले। एक सडन और सरप्राइजिंग एक्शन है, और क्या कह सकते हैं? टर्न ऑफ इवेंट स्पेशली इन अ प्ले, किसी प्ले में टर्न ऑफ इवेंट हो जाता है सडन, तो ऐसे टर्म को क्या बोलेंगे? मेलोडी, एबिंटियो, कापुडी थिएटर या मेलोड्रामा। तो 77 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बी, कपडी थिएटर। इस कपडी थिएटर का मतलब हो जाता है सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन को बोलते हैं कपडी थिएटर। क्या बोलते हैं? सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन को क्या बोलते हैं? सरप्राइजिंग एक्शन को कपडी थिएटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 78, it is a literary device featuring two consecutive lines of a poetry that typically rhyme and have the same meter। मतलब एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसके दो कंजिक्यूटिव लाइंस ऑफ पोएट्री दी हुई हैं, दो लाइंस पोएट्री की कंजिक्यूटिव दी हुई हैं, और दैट टिपिकली राइम एंड हैव द सेम मीटर। तो उसको क्या बोलेंगे? दो लाइन है तो कपलेट्स पे जाएंगी, ट्रिपलेट्स 3 लाइन्स, स्टेंजा हैज मोर 1 or more 2 लाइन्स, यहाँ क्वाट्रेन 4 लाइन्स। बात की गई है कंजिक्यूटिव 2 कंजिक्यूटिव लाइन्स की, तो 78 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि कपलेट्स हैज 2 लाइन्स। राइट, नेक्स्ट आता है अब्राहम काउली। अब्राहम काउली इज नोन फॉर इन्वेंटिंग द मेट्रिकल फॉर्म ऑफ। अब्राहम काउली ने एक इन्वेंट किया है मेट्रिकल फॉर्म, वो मेट्रिकल फॉर्म क्या है? ठीक है ना, हमको क्या बताना है कि वो मेट्रिकल फॉर्म क्या है। अब्राहम ओड बोलते हैं इसको, या कॉलियन ओड बोलते हैं, होरेसियन ओड बोलते हैं, या नन ऑफ दीज, क्या बोलते हैं उसको? तो 79 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो है कॉलियन ओड। ये अब्राहम काउली ने इन्वेंट की है कॉलियन ओड। आई होप आपको स्पेलिंग क्लियर नहीं दिख रही होगी, देयर आई मेंशन हियर कॉलियन ओड। ओके, नेक्स्ट 80 क्वेश्चन, a report of something such as a political situation or system or a person works or ideas that examine it and provides a judgment, especially a negative one. Such a report articles is called, क्या कही जाएगी वो रिपोर्ट? क्रिटिक कही जाएगी, क्रिटिसिज्म कही जाएगी, इंटरप्रिटेशन कही जाएगी, या डिनाउमेंट कही जाएगी? तो डिनाउमेंट क्या होता है? किसी भी प्ले का एक कंक्लूजन जो होता है ना, रिजल्ट जो होता है वो डिनाउमेंट कहा जाता है। ठीक है, आई होप ये टर्म जो है वो क्लियर हुआ होगा कि डिनाउमेंट क्या होता है। तो हम बात कर रहे थे डिनाउमेंट की। तो डिनाउमेंट क्या होता है? द एंड ऑफ अ प्ले, किसी भी प्ले का या तो एंड किसी भी प्ले का एंड होगा, मतलब एंड ऑफ अ प्ले, या हम कहेंगे किसी भी बुक का एंड होगा। तो वेयर एवरीथिंग इज एक्सप्लेन, जहाँ पर किसी भी प्ले का एंड या बुक का एंड होगा और उसके बाद जो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड होता है या सेटल्ड होता है, या द एंड रिजल्ट ऑफ अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन का एंड रिजल्ट जो होता है वो डिनाउमेंट होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा, यानी कंक्लूजन, अदर वर्ल्ड इसको कंक्लूजन कह सकते हैं, या एंड रिजल्ट होगा वो डिनाउमेंट होगा। बट यहाँ पर डिनाउमेंट होगा कि नहीं, इसको फिर से देखते हैं। द रिपोर्ट ऑफ समथिंग सच एज अ पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ और सिस्टम और अ पर्सन वर्क और आइडिया that examines it and provides a judgment। हम जजमेंट मतलब एग्जामाइन करते हैं और जजमेंट प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली अ नेगेटिव वन। सच अ रिपोर्ट आर्टिकल को क्या कहा जाएगा? तो 80 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाता है वो ए, उसको बोलेंगे क्रिटिक। उसको क्या बोलेंगे? क्रिटिक। हमने उसके पूरे वर्क को देखा, उसके आइडिया को देखा,
और एग्जामाइन किया और जजमेंट निकाला, तो हमने उसका क्या किया, और स्पेशली नेगेटिव वन किया, यानी क्रिटिसाइज किया, उसको क्रिटिक किया। ठीक है, चलिए 81। ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम उसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि हमको पता है क्रिटिक क्या होता है। तो लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है। इफ यू मतलब इफ यू सॉल्व सो मैनी प्रैक्टिस सेट, तो आपको कंफ्यूजन होगी ही नहीं। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं बहुत ज्यादा ही ज्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट, तो उस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है। 81। द चॉइस एंड यूज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड the choice and use arrangement of words and phrases in speech। मतलब जो वर्ड्स और फ्रेजेस स्पीच में चॉइस और यूज अरेंजमेंट करते हैं, लिखा जाता है इस तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल, डिक्शन, लैंग्वेज या आर्टिकल। ओह सॉरी, ए और डी ऑप्शन सेम है। ओके, नो प्रॉब्लम। 81 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसे बोलेंगे डिक्शन। डिक्शन क्या होता है? द चॉइस एंड यूज, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन स्पीच। किसी भी स्पीच में हम किसी भी वर्ड और फ्रेज को अरेंज करके लिखते हैं या बोलते हैं, तो वो क्या होता है? डिक्शन कहलाता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज। 82। अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक। वर्बल अटैक है, फोर्सफुल और बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, तो उसे क्या बोलेंगे? डायट्राइब, क्रिटिक, ह्यूमिलिएशन या कमेंट्री? कमेंट्री क्या बोलेंगे? अगर कोई बिटर और फोर्सफुल होके वर्बल अटैक कर रहा है, तो वर्बल अटैक कर रहा है किसी अगेंस्ट समवन और समथिंग, तो उसे क्या बोलेंगे? डायाट्राइब। क्रिटिक कर रहा है, क्रिटिक तो नहीं है। कमेंट्री कर रहा है, नहीं। ह्यूमिलिएट कर रहा है, 82, या डायाट्राइब है। 82 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए, यही समझना है। ये क्या है? डायाट्राइब, यानी कि किसी भी वर्बल तरीके से किसी को मतलब भला बुरा या फोर्सफुल एंड बिटर तरीके से बोलना, उसको बोलते हैं डायाट्राइब, और ये एक लिटरेचर लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है। 83 पे आते हैं। अ वॉवेल साउंड इन विच द टंग चेंजेस पोजीशन टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ टू वॉवेल्स। ठीक है, एक वॉवेल साउंड इन विच द टंग चेंज करती है पोजीशन और प्रोड्यूस करती है एक साउंड, दो वॉवेल का साउंड प्रोड्यूस करती है। लॉन्ग वॉवेल, डेप्थोंग, मोनोथोंग या कोलोक्वलिज्म। तो हम लोगों ने डेप्थोंग के बारे में पढ़ा है, और ये हमने कहाँ पढ़ा है? फोनेम्स में। किसमें पढ़ा है? फोनेम्स। फोनेम्स क्या होता है? एक स्ट्रक्चर ऑफ साउंड को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ साउंड्स को कहते हैं क्या? फोनोलॉजी। फोनोलॉजी, फोनेम्स बोलते हैं। तो हमारी जो हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं वो 26 लेटर्स पढ़ते हैं ना, और 26 लेटर्स पढ़ते हैं ना, लेकिन जो हमारे साउंड ऑफ वॉवेल होते हैं, मतलब साउंड ऑफ अल्फाबेट होते हैं, वो 44 होते हैं। ठीक है, साउंड ऑफ अल्फाबेट कितने होते हैं? 44। और जिसमें से क्या होता है? 22 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और 20 हमारे क्या होते हैं? वॉवेल्स होते हैं। अब इन वॉवेल्स को भी डिवाइड कर दिया जाता है 8 और 12 में। ठीक है, तो 8 हमारे क्या होते हैं? 8 हमारे होते हैं डेप्थोंग्स, और 12 क्या होते हैं? 12 हमारे होते हैं वोवेल ग्लेट्स। ठीक है, तो ये 20 वॉवेल्स हैं, इनको भी दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है, वॉवेल और डेप्थोंग और वॉवेल में। तो अब आता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो 83 ऑप्शन का आंसर है डेप्थोंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? दो साउंड जिसमें प्रोड्यूस होंगे उसको बोलेंगे डेप्थोंग, और एक साउंड का जो होता है वो होता है मोनोथोंग। क्या होता है? मोनोथोंग। तो डेप्थोंग और मोनोथोंग पे डिवाइड कर दिया जाता है। ये हमारा साउंड स्ट्रक्चर जो होता है डेप्थोंग और मोनोथोंग्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए और इसका डिटेल बता देंगे हम, क्वेश्चंस आएगा तब हम और डिटेल इसका आगे लेक्चर्स में
डिक्टेट कर देंगे। 84 द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 was written under the title The Leech Gatherer Michael the Two April Mornings at Rund Cottage। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 में रिटर्न हुई थी और इसका दूसरा नाम क्या है, द लीच गैदरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटन आर मेंशन्ड रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, नथिंग, ओड टू ड्यूटी, द रूम कॉटेज। किस पोयम में बर्न्स एंड चैटरन आर मेंशन है, नटिंग में, ओड टू ड्यूटी में, द रूम कॉटेज में, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। तो 85 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। किसमें, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में बर्न्स एंड चैटरन जो है वो दोनों मेंशन है। ध्यान दीजिएगा, लीज गैदरर जो 1802 में रिटर्न हुई है और 1807 में पब्लिश्ड हुई है। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, द लीच गैदरर। ठीक है, जिसमें बर्न्स और चैटरन दो जो है चीजें मेंशन की गई हैं। 86 द लाइन मिल्टन थाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर टेकन फ्रॉम टू मिल्टन लंदन 1802। एलिजियाक स्टेंजा गाइड टू द लेक्स वी आर 7। तो दीज ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हाउ मैनी चैप्टर्स आर इन बायोग्राफी लिटरेरिया। तो हाउ मैनी चैप्टर 87 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा ए ऑप्शन। कितने चैप्टर्स हैं, 24 ऑप्शन बायोग्राफी लिटरेरिया में है। ध्यान रखिए, और ये किसका है, बायोग्राफी लिटरेरिया ऑटोबायोग्राफी है किसकी, एस.टी. कॉलरिज की। एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफी है ये। ठीक है, और उसमें टोटल जो चैप्टर है वो 24 चैप्टर है। बायोग्राफी लिटरेरिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट फर्स्ट चैप्टर 1 to 13 and part second chapter 14 to 24। from chapter 1 to 13 Coleridge talks about principle of creation या principle of aesthetics। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, बायोग्राफी लिटरेरिया में कितने चैप्टर्स हैं, 24, और इनको दो भागों में 1 to 13 और 14 to 24 में डिवाइड किया गया है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि 1 to 13 चैप्टर्स में बात किस बारे में की गई है, तो लिटरेरी थ्योरी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड हिज पोएम। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 88 का, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। इसमें बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशंस की। तो 1 to 13 चैप्टर, पहली बात ध्यान दीजिए, बायोग्राफी लिटरेरिया हैज अ 24 चैप्टर्स, 24 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, और 1 to 13 डिवाइड है, एक एक फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट 14 to 24 में डिवाइड है। आई थिंक वर्ड्सवर्थ की बात इसी में की गई है, और इसमें की गई है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन की बात। फर्स्ट टू 13 जो बात की गई है, किसकी बात की गई है, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन की बात की गई है। फर्स्ट टू 13 में जो है बात की गई है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और देखिए अगला क्वेश्चन ही वही है। चैप्टर 14 to 24 ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया इज अबाउट। तो 89 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि बताया था वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड शेक्सपियर के बारे में इन्होंने बात की है 14 to 24 चैप्टर में। तो बायोग्राफी लिटरेरिया ये किसका वर्क है, ये एस.टी. कॉलरिज का वर्क है, और के में 24 टोटल चैप्टर हैं, और ये चैप्टर्स दो भाग पार्ट्स में डिवाइड हैं। फर्स्ट टू 13 एंड सेकेंड 14 to 24। फर्स्ट टू 13 जो बात करता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन की, और जो सेकेंड 14 to 24 बात करता है वो वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और शेक्सपियर की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, हाउ मेनी चैप्टर्स ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया हैव बीन डिवोटेड टू मेयर फिलोसफिजिंग में, मतलब फिलोसफी में बायोग्राफी लिटरेरिया के कितने चैप्टर्स डिवोटेड हैं। तो 90 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 16 चैप्टर जो है वो टोटल बायोग्राफी लिटरेरिया के फिलोसफी में डेडिकेटेड है। नेक्स्ट 91, विच फ्रेंड ऑफ कॉलरिज ऑफर्ड हिम मनी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया। कौन से फ्रेंड कॉलरिज के मनी ऑफर किया था बायोग्राफी लिटरेरिया के पब्लिकेशन के लिए। तो 91 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो सी हो जाएगा, जेके गिच ने जो है ये ऑफर दिया था। नेक्स्ट है 92, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज द टर्म अप्लाई टू द टाइप ऑफ कॉमेडी ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड बेन जॉनसन।
92 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बेन जॉनसन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जॉन फ्लेचर और बेन जॉनसन के द्वारा ये टर्म जो है वो अप्लाई किया गया था कॉमिक ड्रामा में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु एक्सप्लेन हिज करेक्टर फॉर्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क दस, समवन peculiar quality doth so possesses a man, that is doth draw all his effects, his spirits and his powers in their confliction all to run one way। तो ये लाइन किसमें कही गई है? 93 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो बेन जॉनसन के एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में ये लाइन कही गई है। हिज अफेक्ट्स, हिज स्पिरिट्स एंड हिज पावर्स इन दियर कन्फ्लिक्शन ऑल टू रन वन वे। तो ये बेन जॉनसन की लाइन है और ये एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर में कही गई है। 94 कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यू ओरिजिनेटेड इन द कंट्री। तो कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यू किस कंट्री में ओरिजिनेट हुई है? स्पेन में। कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज रिवाइव्ड इन फ्रांस बाय। तो कॉमेडी ऑफ जो मैनर्स है वो फ्रांस में रिवाइव्ड की गई थी, किसके द्वारा? तो की गई थी मोलायर के द्वारा। किसके द्वारा? मोलायर के द्वारा रिवाइव की गई थी। द कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग, आई थिंक एलिजाबेथन एज इसका करेक्ट ऑप्शन। नो, रेस्टोरेशन एज। ओ, रेस्टोरेशन एज को कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। और द कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है फ्लरिश्ड हुई थी इंग्लैंड में ड्यूरिंग रेस्टोरेशन एज में। ध्यान दीजिएगा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है फ्लरिश्ड हुई थी इंग्लैंड में रेस्टोरेशन एज में। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 बाय ऑस्कर वाइल्ड, सटायरसिस। 97 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा द सेक्सुअल हाइपोक्राइसिस ऑफ विक्टोरियन मोरालिटी। ठीक है, तो 97 क्वेश्चंस डन हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं 98 पे, और ये पूरा कंप्लीट करना है आज प्रैक्टिस सेट। 98 ऑप्शन कह रहा है, विलियम वाइकले, विलियम कॉनग्रीवी, ओलिवर गोल्ड स्मिथ एंड रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन आर द राइटर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ सिचुएशन या नन ऑफ दीज। तो आई थिंक रिलेटेड टू कॉमेडी ऑफ मैनर्स 98 का ऑप्शन जो करेक्ट है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। विलियम कॉनग्रीवी, विलियम और कॉमेडी ऑफ मैनर्स कब फ्लरिश्ड हुई थी इंग्लैंड में? रेस्टोरेशन एज में। ठीक है, विलियम वाइक्रेले, विलियम कॉनग्रीवी और या ओलिवर, विलियम कॉनग्रीवी, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, विलियम वाइक्रेले और रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन, ये सब रिलेटेड है किससे? कॉमेडी ऑफ मैनर से। 99 द टर्म कॉमेडी ऑफ मैनियाक विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक Irving Waldley, based on the subtitle of The Lunatic View, A Comedy of Maniac 1958 by David Campton, is a jocular play on words derived from the ये जो टर्म है कॉमेडी ऑफ मैनियाक विच ब्रिटिश ड्रामा क्रिटिक इरविंग वार्डले बेस्ड ऑन द सबटाइटल ऑफ द लूनेटिक व्यू अ कॉमेडी ऑफ मैनियाक 1958। तो 99 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ठीक है, नेक्स्ट है फैंसीफुल इमेज। एक फैंसीफुल इमेज और स्टार्टलिंग कंपैरिजन शोइंग, फैंसीफुल इमेज startling comparison showing dissimilar similarities called metaphor, imagery, conceit या simile। एक फैंसीफुल इमेज या स्टार्लिंग कंपैरिजन शोइंग डिसिमिलर सिमिलैरिटी। तो 100 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कंसीट बोलते हैं उसको। एक फैंसीफुल इमेज हो या स्टार्टलिंग कंपैरिजन शोइंग डिसिमिलर टू सिमिलर, डिसिमिलर टू सिमिलर, कंसीट। नेक्स्ट है एक 101 आई हैव अ प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर इज अ पॉलिटिकल, I have a profound respect for his political ambition, sagacity, temperament या involvement। तो profound respect for his political ambition। 101 का क्या होगा? ambition या sagacity? तो political sagacity इसका ऑप्शन करेक्ट होता है, political sagacity। नेक्स्ट है चूज द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलर्ट, एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट, ऑब्जर्वेंट या वॉचफुल। तो 102 का ऑप्शन जो करेक्ट होगा डी। नेक्स्ट 103 चूज द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, टू लॉस फेस, टू लुक एंग्री,
to be helpless, to be humiliated, to look vacant. तो according to this four options, I think B option correct होना चाहिए. तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है. टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू लॉस फेस. ठीक है. 104, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग. अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स. क्या बोलते हैं उसे? असेंट्रिक, इंट्रोवर्ट, साइनिकल या मूडी. इंट्रोवर्ट जो अपने आप में रहे बट ऑड हैबिट्स तो नहीं होगी. मूडी, मूडी भी की ऑड हैबिट्स नहीं होगी. असेंट्रिक, साइनिकल आई थिंक ऑप्शन करेक्ट होता है. असेंट्रिक होगा. असेंट्रिक बोलते हैं सनकी को. ठीक है. तो उसकी ऑड हैबिट्स होती हैं. चलिए 105, चूज द करेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग. लैक ऑफ इनफ ब्लड, अनेमिया. लैक ऑफ इनफ ब्लड इसको क्या बोलेंगे? अनेमिया. पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. एंगिस. एंगिस का एंटोनिम, एंगिस होता है मतलब छुपना, और कंफर्ट होता है रिलैक्स होके रहना, तो कंफर्ट हो जाएगा. पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. असिस्टेंस. असिस्टेंस मतलब किसी चीज को असिस्ट करना. क्या होगा? किसी चीज को असिस्ट करना. इंस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेमिटेंस या एडहेरेंस. आई थिंक रेजिस्टेंस ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है. पैसे जिसको दिए जाते प्रेषक बोलते हैं ना, वो होता है रेमिटेंस. चलिए नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट आ रहा है हमारा ऑप्शन. ग्रामर शुरू हो चुकी है. तो 108 कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स. फनरस, ONEROUS. इसका एंटोनिम क्या होगा? टफ, इजी, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड. ओहो, टफ, डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड तो इक्वल लग रहे हैं. तो एंटोनिम क्या होगा? सी, इजी. वनरस, यानी वनरस भी डिफिकल्ट होता है. वनरस क्या होता है? डिफिकल्ट को ही बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट आता है. चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. रिलिंक्विश, त्याग देना. आई थिंक एंटोनिम पजेसेस, डिनाई, रिनाउंस, एब्डिकेट. पजेसेस तो राइट है. रिलिंक्विश होता है गिव अप, यानी कि त्याग देना, और उसका आंसर हो जाएगा पजेसेस, यानी कि स्वामित्व बनाना, किसी चीज को अपना बना लेना. 110, हरिंग along the road, a passing bus knocked him down. Identify the correct option. क्या करना है? हरिंग along the road and passing bus knocked him down. Hurrying along the road, he was knocked down by a passing bus. Hurrying along the road, a passing bus knocked him down. Hurrying along the road, a passing bus was knocked by him. Okay. Okay. Passing, he was knocked down. Passing by bus. I think A option correct होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. सही है. A option correct है. People living in cities are prone amazing consumer goods. Are prone. People living in cities are prone. 111 का B ऑप्शन 2 करेक्ट है. 112, वी मस्ट ट्राई क्रिएट बेटर अ सेफर अर्बन लाइफ. तो वी मस्ट ट्राई टू क्रिएट. 112 का C ऑप्शन. ठीक है. चलिए 113, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो. माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय मी. तो एक्टिव वॉइस. ओके. ओके, तो इसका जो एक्टिव वॉइस बनेगा वो क्या बनेगा? आई शैल ऑलवेज रिमेम्बर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद. आई शैल नेवर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड. ओके, तो नेवर, नेवर रिमेम्बर्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज भी रिमेम्बर्ड है तो नेवर का यूज जरूर होगा. तो मेरे हिसाब से बी ऑप्शन होना चाहिए इनके. अच्छा ओके, इसमें भी ऑलवेज ही लिखा हुआ है तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा. आई शैल ऑलवेज रिमेम्बर माई फर्स्ट विजिट टू हैदराबाद. राइट. ओके. 114, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे जॉन सेड टू मी. और इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट होगा वो क्या होगा? जॉन विश्ड दैट ही शुड से हैप्पी बर्थडे टू मी. जॉन विश्ड मी हैप्पी बर्थडे. आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट लग रहा है. बी ऑप्शन करेक्ट है. चलिए 115 का आते हैं. आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच. द जियोलॉजिस्ट सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड अर्थ रिवॉल्व्स राउंड ही राउंड सन.
ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा 115 का ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट स्लाइड्स। और जो लास्ट स्लाइड है हमारी वो क्या है? 116, चूज द एंटोनेम ऑफ द वर्ड एबहर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो एबहर का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हेट। तो 116 का हेट होगा या लव होगा? तो एंटोनेम ऑफ द वर्ड एबहर, तो एबहर मीन्स होता है हेट, यानी नफरत। और इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एबहर मीन्स हेट होता है, लव ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड शॉर्टली। बोथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर सिनोनिम। Aims are of general nature and which while objective or specific. Realization of objective, I think C option correct है and C option is also correct. The synonym of word dexterous, skillful, skillful 118 का option जो correct होगा B. A short story should be finished in one sitting, two, three या four. Think one sitting, one sitting. ठीक है. Next, choose the most appropriate alternative that may replace the underlined portion following sentences. He does unpaid work for the Red Cross. Honorary 120 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एजाइल। और एजाइल मीन्स होता है अटैक। एजाइल मीन्स क्या होता है? अटैक। चलिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड प्लॉसिबल। और प्लॉसिबल होता है प्रशंसनीय, और सिनोनिम पूछा है तो हो जाएगा बिलीवेबल। ठीक है। गार्निश सिनोनिम, गार्निश किसी चीज को डेकोरेट करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टू एडॉर्न, टू एडॉर्न हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस विदाउट यूजिंग टू। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था टू का, और हमको रिमूव करना था टू को। सो बी केयरफुल एंड रीड इट वेरी केयरफुली दैट टर्म, एंड बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिए। इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट अ ब्राइब। He is so honest that he will not accept a bribe. He is very honest to accept a bribe. He is not so honest. He is too honest to accept a bribe. He is not so honest to accept a bribe. तो क्या होगा? 124 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ए। ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। चलिए 125, fill in the blanks in the sentence given below with an appropriate word. The minister promised to look the grievances. तो look into the grievances, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, look into the grievances। तो ये जो हमारा रंजीत सिंह बुक का दूसरा प्रैक्टिस पेपर कवर होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको थर्ड प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने के लिए। और ओवरऑल 50 प्रैक्टिस सेट इनफ होते हैं, और इनको हमें करना है और बार बार करना है, जिससे कि ये क्वेश्चन सारे हमारे माइंड में सेट हो जाए। ओके, चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करो दोस्तों, सब्सक्राइब करते चलो ताकि आपको ये सारे जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो मिलते रहें। ठीक है, और पढ़ाई के लिए टाइम निकालो। चलो ठीक है, उतना प्रॉपर अभी डेट डिक्लेयर नहीं है, मत दो, बट एटलीस्ट 1 आवर कहीं ना कहीं से चुरा के दो। एक रिदम बनी रहनी चाहिए स्टडी की। अगर वो रिदम छूट गई ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। ठीक है, इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग, और चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।